ये क्या है? ये टूथपेस्ट है। और ये क्या पकड़ा है? ब्रश। ब्रश। ये कौन है? गर्ल। गर्ल। ओके, अब बोलो। ये टूथपेस्ट है। ये टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट से टीथ में ब्रश करते हैं। टूथपेस्ट से टीथ में ब्रश करते हैं। फिर से बोलो। टूथपेस्ट में से टीथ में ब्रश करते हैं। हाँ, अब अपने आप बोलो। 2 सेंटेंसेस बोलेंगे। ये टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट से टीथ में ब्रश करते हैं। ये टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट से टीथ में ब्रश करते हैं। वेरी गुड। चलो बोलो। मम्मी फिंगर रखो और बोलो। ये रिमोट है। हाँ। रिमोट से टीवी देखते हैं। टीवी बंद कर दिया। टीवी ऑन नहीं किया। हाँ, टीवी ऑन नहीं किया। ओके। अरे टीवी ऑन नहीं किया है। अच्छा, कर दो, ऑन कर दो तो। नहीं है, कर दिया ऑन? कर दिया है? हाँ कर दिया। अच्छा, तो वो खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है उसको देख के। तो हम क्या बोलेंगे? ये रिमोट है। रिमोट से टीवी ऑन करते हैं। ये रिमोट से टीवी। क्या बोलेंगे? ये रिमोट है। रिमोट से टीवी ऑन करते हैं। ये अचार है। अचार नहीं है, ये जैम है। जैम। जैम के साथ ब्रेड और ये किसका जैम है? स्ट्रॉबेरी का। हाँ, स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम के साथ ब्रेड खाते हैं। हाँ, ओके ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट। कचरा देते हैं। ये क्या है? ये पेन। ये डस्ट पैन। ये डस्ट पैन है से कचरा देते हैं। अच्छा, कचरा देते हैं। ओके, कैसे बोलेंगे हम इसको? ये डस्ट पैन है। डस्ट पैन से कचरा उठाते हैं। ये डस्ट पैन है। डस्ट पैन से कचरा उठाते हैं। फिर से बोलो। ये डस्ट पैन है। ये डस्ट पैन से कचरा उठाते हैं। हाँ, ओके। मिरर। फिंगर रखो। हाँ, ये मिरर है। हाँ, ये मिरर है। अंकल मिरर देखते हैं। वेरी गुड। ये फीवर है। ये क्या है? ये थर्मोमीटर। 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 ये क्या है? नहीं, ये थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से क्या करते हैं? चेक। हाँ, क्या चेक करते हैं? फीवर। ओ, वेरी गुड। तो कैसे बोलेंगे? ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से फीवर चेक करते हैं। ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से फीवर चेक करते हैं। हाँ। ये पेंसिल है। ये पेंसिल से लिखते हैं। वेरी गुड। ये कलर है। ये कलर से ड्राइंग करते हैं। वेरी गुड। ये बुक से पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, ये बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। ये बुक है। बुक से पढ़ते हैं। ये बुक है। ये बुक से पढ़ते हैं। वेरी गुड। ये नोज है। ये नोज साफ करते हैं। ये नोज नहीं है। ये क्या है? क्या है? हैंकी। वेरी गुड। ये हैंकी है। और हैंकी से बोलो। ये हैंकी से साफ करते हैं। क्या साफ करते हैं? नोज। वेरी गुड। तो अभी आप देख रहे थे एक नॉर्मल स्पीच थेरेपी का सेशन जो मैं अर्नब को करवाती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है अर्नब की भी लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है, नीड बेस्ड लैंग्वेज है। तो जो भी बुक्स मेरे पास रिव्यू करने के लिए आती हैं, मैं भी उनको अर्नब की लैंग्वेज के लिए यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा रिव्यू के बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से उस बुक को यूज़ कर रही हूँ अर्नब के लिए। सो इससे आप लोगों को भी बेनिफिट होता है। सेकेंड थिंग कि हर वीडियो में आप लोग ये चीज़ देखते हैं, मेरे हर वीडियो में जब भी मैं स्पीच थेरेपी के वीडियोस अर्नब के साथ शेयर करती हूँ, एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी गाइस कि जब भी मैं सिखाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़न ऐड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अर्नब उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, मज़े से सीखता है। ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, स्पेशली जब लैंग्वेज सिखाने की बात आती है तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टडी की तरह बच्चे को प्रेशर दे के सिखा रहे हैं कि बोलो ये सेंटेंस, ये ऐसे बोलो, बच्चा रो रहा है या गुस्सा कर रहे हैं। उस चीज़ से बिल्कुल बचना है, क्योंकि उस चीज़ में अगर आपने बच्चे को सेंटेंस सिखा भी दिया, बच्चे ने रट के वो सेंटेंस बोल भी दिया, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। बच्चा उस दिन के लिए रट लेगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर से उस चीज़ को भूल जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी में वो चीज़ अच्छे से स्टोर होती ही नहीं है।
तो जब आप फन वे में इन चीज़ों को करवाते हैं, लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, तब 100% चांसेस होते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से उन चीज़ों को सीखता भी है और डेली लाइफ में भी उस वोकैबुलरी को, उस सेंटेंस को, अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप फन वे में चीज़ों को सिखाते हैं। इस बुक में आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज अर्नब को है। हालांकि ये जो वीडियो अभी बना है, मैंने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने ये चीज़ देखी। मैंने आज जस्ट फर्स्ट टाइम ये बुक पकड़ी है अर्नब के साथ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे जब मैं स्टार्टिंग में सिखाती हूँ तो कितनी ज़्यादा मुश्किल आती है, उसको रिपीट कर करके सिखाना पड़ता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने बुक पकड़ी थी आज, और शुरू में आपने देखा मैं उसको सिखाने की भी कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि वो प्रॉपरली सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, लेकिन एक दो विजुअल के सेंटेंस सिखाने के बाद आपने देखा काफ़ी सारे विजुअल को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। जब आप कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं ना गाइस विजुअल से, तो आपको पता चलता है, आपको डिफरेंस, आपको प्रोग्रेस भी नज़र आती है कि पहले से ज़्यादा मेरा बच्चा जो है वो अभी और करेक्ट वे में विजुअल को डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो मुझे भी ये आइडिया लगता है, और साथ साथ में ये भी पता चलता है कि कहाँ जैसे उसको प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस, उनको ऐसे लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, जो कि है भी, ब्रेन में प्रॉब्लम है उनको सच में वो उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इस लेवल पे लेके आना है कि तुम चाहे रॉन्ग ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अर्नब में ये चीज़ है, वो पूरे का पूरा उल्टा सीधा सेंटेंस बोल देता है। समटाइम्स तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है और सामने वाले के सामने एम्बैरस भी फील होता है, लेकिन उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे तुम रॉन्ग ही बोलो, हमें वही कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को देना है कि तुम्हें हर वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जब भी हम कहीं बाहर जाएं या कुछ भी हम चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो, तुम्हें बोलने की आदत होनी चाहिए, फ्लो बनना चाहिए। यही वजह है कि नीड बेस्ड लैंग्वेज के साथ भी अर्नब का जो फ्लो है लैंग्वेज का समटाइम्स बहुत अच्छा होता है, और समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही बोल रहा है। हालांकि उसको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी नीड बेस्ड लैंग्वेज में ही है, काफ़ी सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। लेकिन प्रैक्टिस से मैं बोल सकती हूँ ये चीज़ एंश्योर है कि एफर्ट्स करेंगे तो धीरे धीरे वो लेवल जो है वो इम्प्रूव होते जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी है कि टीनेज में जाके हम लोग अगर रुक गए गाइस, तो वो जो प्रोग्रेस है ना वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। काफ़ी पेरेंट्स इस चीज़ को पूछते हैं कि क्या एज के साथ लैंग्वेज अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिल से पूछो कि हमारे बच्चे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं किसी के साथ, और ये चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं कि वो बाहर जाके अपने दोस्तों से या फ्रेंड से या घर में ही वो सुन के अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन बहुत पुअर होता है। इतना अच्छा अटेंशन नहीं होता है कि वो घर में फैमिली मेम्बर्स की बातों को सुन के वोकैबुलरी कैच करके लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। सो इसके लिए ये चीज़ तभी पॉसिबल है, एज के साथ इम्प्रूव जरूर होगी। फर्क इतना ही है कि यही चीज़, ये जो मैंने अभी आपके सामने की ना सेंटेंसेस बुलवाने की कोशिश, ये जब मैं 5, 6, 7 ईयर्स में इवन करती थी ना, तो ये एक सेंटेंस ब्रश से टीथ साफ करते हैं, ये सेंटेंस बोलने में भी उसको घंटों लग जाते थे। तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट है ना। बड़ी एज में करते करते अभी उसको इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है। अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो वो एटलीस्ट उसको ईजिली रिपीट कर पा रहा है। तो प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि अगर नई वोकैबुलरी दिमाग में डालोगे, एफर्ट्स करोगे, तो चांसेस हैं कि वो लैंग्वेज और ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन अब अगर आपने गिव अप कर दी है तो फिर कहाँ से होगा गाइस। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि वो एक्सपोजर ज़रूरी है। अगर एक नॉर्मल बच्चे को भी हम लोग कमरे में बंद कर दें, उसको कोई एक्सपोजर ना दें, तो उसमें भी स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो जाती है। यही तो वर्चुअल ऑटिज्म है। जब वो स्क्रीन टाइम में खो जाते हैं, वो एक्सपोजर जो नेसेसरी एक्सपोजर है उनको नहीं मिलता है, तो वो बच्चे भी ऑटिज्म के सिम्टम दिखाते हैं, नॉर्मल बच्चे भी, और उनका भी स्पीच डेवलप नहीं होता है, लैंग्वेज डेवलप नहीं होता है उनका भी। तो यही चीज़ है गाइस
इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा करते रहिए, दिन में आधा घंटा बहुत ज़रूरी है। मैं भी जस्ट हाफ एन आवर के लिए एक बुक पकड़ती हूँ, इतना काफ़ी है, क्योंकि ये एज में आके, टीन एज में आके मुझे ये भी पता है, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाते हैं। अब इनका भी एग्रेशन आता है, आप मार पीट नहीं सकते हैं और गुस्सा करते हैं, प्रेशर को इतना ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। तो मैं उतना ही करती हूँ जितने में वो इंजॉय करे, और मैं देखती हूँ कि जब इंजॉय करता है थोड़े टाइम के लिए मैं उसको करवाती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ों को वो ईजिली सीख जाता है। मुझे उसका इंटरेस्ट चाहिए विजुअल में, बिना इंटरेस्ट के मुझे नहीं करवाना है गाइस। तो ये चीज़ मैं इंश्योर करती हूँ कि जब तक उसका सिटिंग है, जब तक वो इंटरेस्ट ले रहा है तब तक मैं करवाती हूँ। जब वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है तो उसके बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ। सो ये बुक बहुत नाइस है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक पेज पे एक ही विजुअल है, और अगर आप बिगिनिंग में स्टेज में, इनिशियल स्टेज में हैं, मतलब वोकैबुलरी के बाद अगर आप सेंटेंस ब्रीफिंग सिखाना चाहते हैं ना, तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड नहीं आएगा बच्चे के दिमाग के ऊपर। बहुत ईजी सेंटेंस है, और हर पेज के ऊपर मेंशन भी किया है कि आपको क्या करना है। तो ये जो ऑथर हैं, ये स्पेशल एजुकेटर हैं, मनिंदर कौर इनकी इस बुक की ऑथर हैं। तो उन्होंने साथ में मेंशन भी किया हुआ है हर पेज के ऊपर कि स्पीच थेरेपी आपको कैसे करनी है घर में। हर विजुअल के एक साइड में आपको मेंशन किया है कि इस विजुअल को आपको अपने बच्चे को कैसे सिखाना है जब आप स्पीच थेरेपी घर पे कर रहे हैं। तो मुझे बेटर लग रही है। सो जो चीज़ मेरे ऑडियंस के लिए बेटर है वो मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगी गाइज। तो ये बुक के लिए भी मैंने आपको बताया है कि वोकैबुलरी का पार्ट अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद इस बुक को आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।